हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज से हम फिर शुरू कर रहे हैं अपनी विज्ञान सीरीज़ को चालू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइपरप्लासिया मीन्स अतिवर्धन का अर्थ है। अतिवर्धन क्या है? ऑप्शन ए है किसी कोशिका के आकार में वृद्धि। ऑप्शन बी है पेशी की अत्यधिक गतिशीलता। या ऑप्शन सी है अतिलोलुपता खान पान, यानी कि जो फूड हैबिट है उसका ज़्यादा होना। या डी है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। तो राइट आंसर है डी, यानी कि जो आपकी जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या में असामान्य वृद्धि, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तो ये रही आपके नॉर्मल सेल्स ऊपर वाले में। नॉर्मल सेल्स में क्या है, आपके जो बीच में एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और इधर भी न्यूक्लियस है, तो ये नॉर्मल सेल्स है आपकी। जबकि जो तीसरे नंबर पे हाइपरप्लासिया है, इसमें क्या है, आपकी जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। उनकी संख्या बढ़ गई है। जैसे यहाँ पे ऊपर 4 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो नीचे सबसे नीचे वाली स्लाइड में आपको 6 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। तो कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि ही हाइपरप्लासिया कहलाती है। और हाइपर ट्रॉफी क्या होती है कि कोशिकाओं का साइज बढ़ जाना, कोशिकाओं की जो साइज है वो बड़ा हो जाना ही हाइपरट्रॉफी कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी नाइट्रोजनी जो वेस्ट होता है को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है जिगर, बी है गुर्दा, सी है फेफड़े या डी है अग्न्याशय। तो राइट आंसर है बी, गुर्दा यानी कि किडनी। तो ह्यूमन बॉडी में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट वेस्ट होता है उसको हमारे शरीर से जो किडनी होती हैं उनके द्वारा निकाला जाता है। कैसे समझते हैं? तो ह्यूमन बॉडी जो प्रोटीन लेते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स लेते हैं, तो प्रोटीन जो हैं जो खाते हैं भोजन में, तो उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो नाइट्रोजनी बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और एमिनो ग्रुप्स बन जाता है। चूँकि ह्यूमन जो है एक मैमल है, स्तनधारी वर्ग में आता है, इसीलिए अधिकतर मैमल्स क्या करते हैं, जैसे मैमल्स में आप देख लो मोस्ट एम्बिफियंस देख लो, जो उभयचर होते हैं जैसे मेंढक है, शार्क्स हैं, ये सब हैं। ये जो हैं अपनी बॉडी से जो वेस्ट निकालते हैं वो यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं। जबकि जो मछली होती हैं, जो एक्वाटिक होती हैं, जली में रहने वाले जितने भी जीव हैं, वो अपने शरीर से जो वेस्ट निकालते हैं तो वो अमोनिया के रूप में अपना वेस्ट निकालते हैं। जबकि जो पक्षी वर्ग में शामिल हैं वो अपने जो वेस्ट निकालते हैं वो यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। तो ह्यूमन जो है अपना वेस्ट यूरिया के फॉर्म में निकालता है। और जो किडनीज़ होती हैं वो इनको निकालने में मदद करती हैं। एक तरीके से जो ह्यूमन बॉडी में जो भी वेस्ट आता है, किडनी उनको छानती है और उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको शरीर से बाहर निकाल देती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो विडाल टेस्ट पूछा गया। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? ऑप्शन है आपके कैंसर के लिए, बी इट्स के लिए, सी टाइफॉइड के लिए या डी यक्षमा यानी कि टीबी के लिए। तो राइट आंसर है सी टाइफॉइड। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विडाल टेस्ट कराया जाता है जब किसी को टाइफाइड हो जाता है, तो उसके लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। तो विडाल टेस्ट क्या है? एक सेरोलॉजिकल टेस्ट है जो ये बताता है कि आपको फीवर आ रहा है। और इसको विडाल टेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके एक इन्वेंटर थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, जॉर्ज फर्डिनेंड विडाल के नाम पे इनका नाम रखा गया विडाल टेस्ट। इसमें टाइफॉइड फीवर इज मिक्सड विद द सेरम कंटेनिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ऑब्टेन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, यानी कि आपके शरीर में जो भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे आप दूषित खाना खा रहे हैं, दूषित पानी पी लिया आपने, तो आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसकी वजह से आपको फीवर आने लगता है और भूख भी कम हो जाती है। तो इसको जांचने के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। और 1896 में इसका नाम रखा गया था जॉर्ज फर्डिनेंड विडाल के नाम पे। उन्होंने इसकी खोज करी थी, इसलिए उनके नाम पे इसको विडाल टेस्ट कहा गया। अगला क्वेश्चन, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो एक बहुत ही भारत के महान साइंटिस्ट हुए हैं सर जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने क्या किया था, पौधों में जो ग्रोथ होती है उसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके क्रेस्कोग्राफ, बी है कार्डियोग्राफ, सी है पॉलीग्राफ और सी डी है टेलीग्राफ। तो राइट आंसर है ए, क्रेस्कोग्राफ। देखो ये रहा आपका क्रेस्कोग्राफ, ये आपका छोटा सा पौधा है, तो इसकी जो ग्रोथ है इसको नापने के लिए कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था सर जगदीश चंद्र बोस ने, इसको बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो जो आपके जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, के बीच में विद्यमान रहती है? ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, बी है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सी है थाइमस ग्लैंड, या डी है पीनियल ग्लैंड? तो राइट आंसर है सी, थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड क्या होती है? ये आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े हैं, उनके बीच में होती है। ये रही आपकी थाइमस ग्लैंड, कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे होती है थाइमस ग्लैंड। तो ये थाइमस ग्लैंड रहा, और इसका ये पूरा थाइमस ग्लैंड क्या करती है ये। और थाइमस ग्लैंड की एक बात होती है कि जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो धीरे धीरे ये लुप्त हो जाती है, यानी कि जो इंसान उम्र बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे छोटी होती जाती है और वृद्धावस्था में ये लुप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य में दोगुनी दूरी होती है जितनी अब है, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जितनी पृथ्वी और सूर्य के बीच में अभी दूरी है, यदि हम इस दूरी को दोगुनी कर दें तो उसमें जो बल लगेगा वो कितना होगा? चूँकि हम जानते हैं कि न्यूटन के जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग के जो दो पिंड होते हैं, कोई दो पिंड हैं, उनके बीच जो एक आकर्षण बल कार्य करता है, तो जो आकर्षण बल होता है एक दूसरे को बांधे रखता है एक तरीके से। तो ये जो आकर्षण बल है ये पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है। जो पिंड है उनका जो वेट है m1 और m2 मान लेते हैं, उनके जो गुणनफल होगा उनके अनुपाती, और उनके बीच की जो जितनी भी दूरी होगी ना उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर हो जाता है m इज प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर हम इनके बीच की दूरी दोगुनी कर देते हैं तो उनके बीच जो आकर्षण बल होगा जितना अब लग रहा है उससे 1/4 लगने लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलायन वेग की दर क्या है? ऑप्शन है आपके 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन अगला है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सी है 12.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगला है 13.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर है बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग ऐसे समझते हैं, पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे हम किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर फेंकते हैं, तो उसके लिए कम से कम उसमें इतना वेग तो होना चाहिए जिससे वह पृथ्वी के ऑर्बिट, जो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उसको पार कर जाए और लौट कर कभी पृथ्वी पर वापस ही ना आए, यानी कि पृथ्वी के ऑर्बिट को पार कर जाए, उसको बोलते हैं हम पलायन वेग। तो वी बराबर होता है इसका फॉर्मूला √2gm अपॉन आर, जहाँ आर हमारी रेडियस ऑफ प्लैनेट है, जो प्लैनेट है हमारा ग्रह पृथ्वी उसका रेडियस है, और जी न्यूटन्स यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी है, एम यहाँ पे मास है प्लैनेट का। तो इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुयान कार्य करता है, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, बी पास्कल के नियम पर कार्य करता है, सी स्टोक के नियम पर, या डी बर्नौली के सिद्धांत पर। तो वायुयान जो है यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखिए आपको ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये क्वेश्चन पिछली कक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाफ mv² के लिए आयामी सूत्र है। तो हाफ mv² के लिए आयामी सूत्र है, तो हाफ mv² क्या होता है पहले तो आप ये जान लीजिए। तो हाफ mv² आपको मालूम है कि ऊर्जा एनर्जी, तो एनर्जी में आपको देखते हैं कि एक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा, जिसकी वजह से कोई भी पदार्थ गति करता है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है उसका ही फॉर्मूला होता है k बराबर हाफ mv²। तो इसी के लिए विमी सूत्र पूछा गया है। तो चूँकि हमें मालूम है कि m यहाँ पे द्रव्यमान है और v यहाँ पे वेग है, तो m के लिए यहाँ पे जो होगा विमी सूत्र कैपिटल M होता है, और वेग के लिए यहाँ पे जो सूत्र होगा वो वेग के लिए होता है LT इनवर्स, यानी कि L/T होता है। तो हाफ mv² के लिए सिंपल सा हो जाएगा ml2 ml पे पावर 2 और t पे पावर -2, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं गाइकोलॉजी,
अगला है साइनोलॉजी, बी सी है क्रेनियोलॉजी और डी है काइपोलॉजी। तो पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? साइनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल कृमियों में कौन सी संरचना होती है जो भोजन पीसने में उनकी मदद करती है? तो जो आपकी लाल कृमि होती हैं उसमें ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होता है जो भोजन को पीसने में मदद करता है? तो राइट ऑप्शन है पक्वाशय। तो पक्वाशय एक ऐसी संरचना है जो आप कोई भोजन खाते हैं तो उसमें क्या होता है, मिक्स होता है एक तरीके से, उसको खाने को डाइजेस्ट के फॉर्म में लाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ पूछा गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका सामान्य नाम क्या है, उसको जनरल फॉर्म में क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके क्विक सिल्वर कहते हैं, बी इप्सम कहते हैं, सी शुष्क बर्फ कहते हैं या डी हरा कसीस कहते हैं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका सामान्य नाम है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसने न्यूट्रॉन की खोज की और 1932 में खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उस भौतिक विज्ञानी का नाम पूछा गया है, उस फिजिक्स्ट का नाम पूछा गया है जिसने न्यूट्रॉन की खोज करी थी और 1932 में खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन आपके सामने है, जेम्स चैडविक ने, एनरिको फर्मी ने, प्लैंक ने या जे थॉमसन ने। तो राइट आंसर है इसका जेम्स चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक जी ने क्या करी थी? न्यूट्रॉन्स की खोज करी थी। न्यूट्रॉन्स उसको बोलते हैं जिस पे कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन्स पे कोई आवेश नहीं होता, आवेश रहित होता है। और 1932 में जेम्स चैडविक को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आपको बता दें न्यूट्रॉन्स क्या होता है? न्यूट्रॉन्स जो होता है नाभिक के केंद्रक में पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ही मिलकर क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घरों में लगे हुए पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। घरों में लगे हुए जो आपके जो पंखे हैं, जो बल्ब हैं और जो भी पूरा सिस्टम होता है घर में, वो किस सीरीज़ में होते हैं? पहला है श्रेणी क्रम में, अगला है समांतर क्रम में और सी है मिश्रित क्रम में और डी है किसी भी क्रम में। तो बताइए आप कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपके जो घर में आप देखते हैं कि जो आपको पंखे लगे हैं और जो बल्ब लगे हैं वो किस सीरीज़ में लगे हैं? तो राइट आंसर है समांतर क्रम में। ठीक है, पैरेलल सीरीज़ में। होता क्या है, आपके घर में जो पंखे और बल्ब लगे होते हैं अगर हम उन्हें श्रेणी क्रम में लगा देंगे, अब श्रेणी क्रम का मतलब है सभी को एक एक साथ जोड़ देना। तो अगर हमको श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो क्या होगा, सबको फ्यूज़ होने का खतरा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करते हैं, समांतर क्रम में यूज़ करते हैं। जो पंखे हैं, बल्ब है, फ्रिज है, जो कुछ भी है उनको समांतर क्रम में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।